मैट्रिक्स में सबसे पहले आता है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स का फॉर्मूला। तो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स के बारे में कुछ छोटी छोटी चीजें और आपको बता देती हूँ। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स m क्रॉस n होता है, ये हम पहले बात कर चुके हैं। इसके टाइप्स के बारे में फटाफट से समझ लेते हैं। फिर आता है कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें आपके पास एक कॉलम होती है, नंबर ऑफ रोज कितनी भी हो सकती है लेकिन कॉलम एक होगी। अगर कोई मैट्रिक्स है तो 2x2 की होगी, कोई मैट्रिक्स है तो 3x3 की होगी, और बाकी जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। फिर आता है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि दो मैट्रिक्स को हम कब इक्वल कह सकते हैं, तो दो मैट्रिक्स को हम तभी इक्वल कह सकते हैं। नेक्स्ट आता है कंपैरेबल मैट्रिसेस, यानी कि दो मैट्रिक्स को हम कब कह सकते हैं कि वो कंपैरेबल है, हम उनको कंपेयर कर सकते हैं। तो हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे एंड वॉट एवर यू फील कनेक्टेड विद, माई नेम इज प्रिया मावी एंड आई एम योर मैथ्स एजुकेटर। तो आज हम आ चुके हैं चैप्टर 3 के साथ, यानी कि चैप्टर 3 के फॉर्मूले इसी एक वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के भी फॉर्मूला शीट इसी तरीके से दे चुकी हूँ। तो अगर अभी तक आप लोगों ने उस वीडियोस को नहीं देखा है तो आप जाकर उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। बेसिकली मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि यहाँ पर हम फॉर्मूला ही देखने वाले हैं, रिवीजन बिल्कुल भी नहीं है किसी चैप्टर का। तो फॉर्मूले जिस चैप्टर में जितने होंगे तो हम यहाँ पर उनको डिस्कस कर रहे होंगे। आज है मैट्रिसेस की बारी, यानी कि चैप्टर नंबर 3। तो देखिए, चलिए देखते हैं कौन कौन से फॉर्मूले हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। तो सबसे पहले मैट्रिक्स क्या होती है। मैट्रिक्स कोई भी एक रेक्टेंगुलर एरे होती है और इस मैट्रिक्स में सबसे पहले आता है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स का फॉर्मूला। तो वैसे तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का फॉर्मूला नहीं होता है, वो हम उसको जनरली कह देते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हम कैसे निकालते हैं, m इंटू n करके। यानी कि अगर किसी भी मैट्रिक्स में आपके नंबर ऑफ रोज कितने होते हैं, m होते हैं, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होते हैं, n होते हैं, तो हम उसके ऑर्डर को दिखाते हैं रो इंटू कॉलम से। यानी कि किसी भी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा नंबर ऑफ रोज इंटू कॉलम। ठीक है, तो रो इंटू कॉलम किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। यहाँ पर रो को हम m से दिखाते हैं एंड कॉलम को हम n से दिखाते हैं, तो इसलिए हम इनको m क्रॉस n लिख देते हैं। तो ये आपका पहला फॉर्मूला हम कह सकते हैं। आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बारे में कुछ छोटी छोटी चीजें और आपको बता देती हूँ। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स m क्रॉस n होता है, ये हम पहले बात कर चुके हैं। इसके टाइप्स के बारे में फटाफट से समझ लेते हैं। सबसे पहले टाइप आता है रो मैट्रिक्स का, यानी कि जिस मैट्रिक्स के पास नंबर ऑफ रो केवल एक होती है उसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं, रो एक ही होगी। फिर आता है कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें आपके पास एक कॉलम होती है, नंबर ऑफ रोज कितनी भी हो सकती हैं लेकिन कॉलम एक होगी। देखिए, मैं फिर बोल रही हूँ, रिवीजन नहीं है इसलिए हम इसको फटाफट स्पीड में कर रहे हैं। और अगर मैं बोलूँ तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स में आपके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो जाते हैं, तो इसके बाद ये आपकी बन जाती है स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी कि अगर कोई मैट्रिक्स है तो 2x2 की होगी, कोई मैट्रिक्स है तो 3x3 की होगी। तो जब आपके नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो जाते हैं तो उसको हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। अब यहीं से इंपॉर्टेंट चीजें शुरू होती हैं। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। डायगोनल मैट्रिक्स किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 हो जाते हैं और बाकी जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको एग्जांपल भी दिख रहा होगा, ये आपकी डायगोनल मैट्रिक्स है। एक और बात, मैट्रिक्स को हम हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, जैसे यहाँ पे किया हुआ है कि मैट्रिक्स A इज इक्वल टू, ये आपके डायगोनल्स होते हैं 1 2 3, और ये जो बचे हुए रेस्ट जो एलिमेंट्स हैं ये क्या है, ये आपके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। एक और चीज यहाँ पर आप लोग समझिएगा, अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं 1 0 0, इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 4, फिर यहाँ पर 3, फिर यहाँ पर 2, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0। कुछ बच्चे इसको भी ना डायगोनल समझ लेते हैं, बट ये डायगोनल नहीं होती, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर जो 3 इंटू 3 है, तो इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स तो कह सकते हैं लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स नहीं कह सकते, क्योंकि डायगोनल आपके इस तरीके से होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो आगे अपने पास आती है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या कहती है कि डायगोनल मैट्रिक्स में ही जितने भी आपके डायगोनल एलिमेंट होते हैं अगर वो सेम हो जाए, मतलब 2 2 3 3 4 4 और 9 नॉन डायगोनल एलिमेंट आपके 0 हो जाए, उसको हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। इसके आगे चलते हैं आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स का मतलब होता है कि जिस मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो सारे के सारे 1 हो जाएं, क्या हो जाएं 1, और जितने भी और अदर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो सारे 0 हो जाएं, उसको हम कहेंगे आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। देखो, 0 और नल मैट्रिक्स का तो मतलब ही होता है कि सारा कुछ 0, मतलब उसके सारे एलिमेंट 0। फिर आता है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि दो मैट्रिक्स को हम कब इक्वल कह सकते हैं। तो दो मैट्रिक्स को हम तभी इक्वल कह सकते हैं, पहले तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, फिर उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो इक्वल होने चाहिए। अब कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कैसे, जैसे मैंने कहा कि एक मेरे पास मैट्रिक्स है ए, यहाँ पर ए बी सी डी मैंने लिख दिया है। फिर मैंने कहा एक मैट्रिक्स है बी जिसको मैंने एफ
IGH इस तरीके से नाम दे दिया। तो पहले तो हम देखेंगे इनका ऑर्डर भी सेम है, यानी कि ये भी 2/2 की है और ये भी 2/2 की है। फिर इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब A इज इक्वल टू में F हम बोल सकते हैं, B की वैल्यू I और C की वैल्यू G और D की वैल्यू H कह सकते हैं। और इसी इक्वालिटी मैट्रिक्स से हम अपने XYZ की वैल्यूज वाला 1 नंबर का क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है कंपैरेबल मैट्रिसेस, यानी कि दो मैट्रिक्स को हम कब कह सकते हैं कि वो कंपैरेबल है, हम उनको कंपेयर कर सकते हैं। जब उनके पास सेम ऑर्डर होगा, पहली चीज। जब उनके पास नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स भी इक्वल होंगे, दूसरी चीज। ठीक है, मतलब कहना क्या चाहता है ये कहना चाहता है कि दो मैट्रिक्स ए और बी तभी हम कंपैरेबल कह पाएंगे इफ दे हैव सेम ऑर्डर। यानी कि सेम ऑर्डर का मतलब क्या होता है? सेम ऑर्डर का मतलब होता है कि उनके नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होंगे। एक ही तो बात है। देखो ये जो नीचे लाइन लिखी है, जो ऊपर लाइन लिखी है, बात एक ही बोल रही है दोनों, बस इनकी लैंग्वेज डिफरेंट हो चुकी है। मतलब नंबर ऑफ रो इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम, या मैं बोलूं ऑर्डर सेम होगा, एक ही बात है। मतलब m इज इक्वल टू n बोलूं या फिर नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम को इक्वल कह दूं, बात तो एक ही है ना। m मतलब नंबर ऑफ रो, n मतलब नंबर ऑफ कॉलम, दोनों इक्वल हो जाएंगे तो हम कहेंगे कि मैट्रिक्स कैसी है? कंपैरेबल है। ओके, चलिए जी, अब ये एक कॉलम बनी हुई है। इस कॉलम में आपको कुछ प्रॉपर्टीज बता रखी हैं कि ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं। तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में हमारे पास जो ऑपरेशंस होते हैं उसमें पहला आता है आपका कॉम्यूटेटिव लॉ, फिर आता है एसोसिएटिव लॉ, फिर आता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, फिर आता है आपका एडिटिव इनवर्स। ठीक है, ये सारे आपके रिवीजन में आ जाते हैं। इनमें से आपको कोई फॉर्मूला नहीं बनता है, तो इसलिए इनको मैं यहाँ पे स्किप कर रही हूँ। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स का मतलब होता है कि जब हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स दी हुई होती है और हमें उसका ट्रांसपोज निकालना है, दैट मीन्स कि हमें उसकी रो को इंटरचेंज करना है कॉलम से, कॉलम को इंटरचेंज करना है रो से। इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, जैसे मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स है ए, है ना, और मुझे क्या करना है, मेरे पास ए बी सी है ना, सी डी एक मैट्रिक्स है और मुझे इसका ट्रांसपोज लेना है। पहली बात तो हम ट्रांसपोज को टी या फिर डैश या किसी से भी डिनोट कर सकते हैं, जैसे आप देख पाते हैं यहाँ पर ए या टी या ए इस तरीके से। तो अगर मुझे इसका ट्रांसपोज निकालना है तो मैं रो को कॉलम्स में इंटरचेंज कर देती हूँ। देखिए, और इसको मैं एक छोटी सी चीज में यहाँ पे बोलती हूँ कि हम इसको ऐसा याद रख सकते हैं, रो बनी कॉलम। क्या कहते हैं? रो बिकम कॉलम। रो बिकम कॉलम, यानी कि रो बन जाती है कॉलम एंड कॉलम बन जाती है रोज। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर बोल सकते हैं। मतलब किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने का मतलब क्या होता है कि हम इंटरचेंज कर दें उसकी रो को कॉलम से एंड कॉलम को रो से। ये होता है ट्रांसपोज। ठीक है, अब ये कुछ प्रॉपर्टीज है ट्रांसपोज की, यानी कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज, इसको हम अलग अलग ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज लिख सकते हैं। अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज ले लूं, मतलब वो जो सिंपल मैट्रिक्स होती है वो मिल जाती है। अगर मेरे पास एक स्केलर है और एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है तो हम स्केलर को बाहर और मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले सकते हैं। अगर मेरे पास ए बी का ट्रांसपोज है तो मैं इसको बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज इस तरीके से लिख सकती हूँ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 4। ए बी का ट्रांसपोज को हम हमेशा बी का ट्रांसपोज पहले लिखेंगे, फिर ए का ट्रांसपोज लिखेंगे। उसके बाद आती है आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहती है कि अगर मैं किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लूं और वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, मतलब कि A इज इक्वल टू में A का ट्रांसपोज आ जाए, उसी को हम कह देते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन। एक और इंपॉर्टेंट होती है आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? ये कहती है कि अगर मैं किसी का ट्रांसपोज लूं और वो अपने नेगेटिव ऑफ ए के इक्वल आ जाए तो ये हो जाती है आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब दोनों में सिर्फ माइनस का अंतर है। अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने पर वो अपने ए के इक्वल आती है तो वो आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनती है। अगर वो अपने नेगेटिव ऑफ ए के इक्वल आती है तो वो आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाती है। चलते हैं आगे। नोट भी कुछ लिखा हुआ है। क्या कहा है कि फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विद रियल एंट्रीज ए प्लस ए का ट्रांसपोज, यहां पर हम इसको क्या कह सकते हैं? हम कहेंगे कि एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। मतलब ये कहना चाहता है कि अगर किसी एक मैट्रिक्स में मैं उसका ट्रांसपोज ऐड कर दूं तो जो उनका हमें क्या मिलेगा, जो उनका हमको रिजल्ट मिलेगा वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा। और अगर मैं किसी मैट्रिक्स में से उसका नेगेटिव ऑफ ए का ट्रांसपोज माइनस कर दूं, मतलब किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज में से मैं उसका नेगेटिव माइनस कर दूं, तो जो मुझे मिलने वाला है वो मुझे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा। जैसे यहाँ पर आप देख पाते हैं कि ए में से माइनस किया है ए का ट्रांसपोज, तो हम इसको कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वहां पर हमने ए के साथ ए का ट्रांसपोज ही प्लस किया है तो आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी। आगे चलते हैं। आगे कहता है कि अ मैट्रिक्स विच इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक इज जीरो मैट्रिक्स। अच्छा, ऐसा क्यों बोल दिया इसने? इसने बोला है कि अगर कोई मैट्रिक्स मेरी सिमेट्रिक भी है
और स्क्यू सिमेट्रिक भी है, तो वो क्या आएगी, वो जीरो मैट्रिक्स बन जाएगी। मतलब इस दुनिया में इकलौती जीरो मैट्रिक्स ऐसी है जो आपकी दोनों एक साथ है, मतलब या तो कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगी या फिर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। लेकिन जीरो मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स है जो एक ही टाइम पर स्क्यू और सिमेट्रिक मैट्रिक्स दोनों हो सकती है। मतलब वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी हो सकती है और वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी हो सकती है। केवल और केवल जीरो मैट्रिक्स ऐसी है, इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि ये यूनिक चीज है और यूनिक चीजें अक्सर पूछी जाती हैं। ठीक है, फिर क्या कहा है थर्ड पॉइंट में कि इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए इज इक्वल टू पी प्लस क्यू। अच्छा ये क्या है, ये थ्योरम थी। ए इज इक्वल टू पी प्लस क्यू क्या होता है, ये होता है कि किसी भी मैट्रिक्स को, स्क्वायर मैट्रिक्स को हम कब ऐसी फॉर्म में लिख सकते हैं, वहां पर जो पी है ना आपका बेटा, पी क्या है, पी है आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और देखो पी की जो कंडीशन है वो ये है, हम क्वेश्चंस में ना इसको ऐसे यूज करते हैं कि अगर हमें किसी क्वेश्चन में सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिखानी है तो हम क्या करेंगे, हम 1/a प्लस ए का ट्रांसपोज निकाल कर ले आएंगे और उसको कह देंगे कि भाई ये आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर मुझे वहां पर किसी को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिखानी है तो वो क्यू की वैल्यू दिखा देते हैं, यानी कि 1/a माइनस ए का ट्रांसपोज। और यहाँ पर जो ए का ट्रांसपोज है वो क्या है, वो ट्रांसपोज है ए का। ठीक है, चलिए जी, ये थ्योरम थी। उसके बाद लास्ट में आता है इनवर्सिबल मैट्रिक्स, यानी कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना। इसके लिए बस आप एक चीज याद रखो कि मेरे पास दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन है, मैं इनको बी ए लिख सकती हूँ और मैं इनको आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल लिख सकती हूँ। और यहीं से हम कह सकते हैं, देखो अगर मैं बोलूँ कि ए बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी होता है तो मैं यहाँ से बोल सकती हूँ कि ए इज इक्वल टू 1/i/b और मैं इसको बोल सकती हूँ i इंटू बी इनवर्स, यानी कि बेटा जी a इज इक्वल टू होता है b इनवर्स। और अगर यहीं से मैं a इनवर्स निकालना चाहूँ तो वो हो जाएगा i इंटू बी। तो ये दोनों बात याद रखिएगा, a इनवर्स क्या होता है, a इनवर्स होता है b के अपोज में, एंड b इनवर्स जो होता है वो a के अपोज में हो जाता है। जैसे देखो इसने बोला है, इसने कहा है कि अगर a इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m and if there exists another square matrix B of the same order M such that AB is equals to BA is equals to identity, then B is called the inverse matrix of A। देखो यही बात है, B is called the inverse matrix of A। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि B is called the inverse matrix of A। ये रहा B is called the inverse matrix of A and A is denoted by A inverse। अगर हम A का इनवर्स निकालते हैं तो उसको हम ऐसे लिखेंगे, अगर हम B का इनवर्स निकालते हैं तो उसको हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, फिर क्या कहा है नोट में बोला है कि इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट, अगर किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो वो इनवर्स कैसा होता है, वो यूनिक होता है। यूनिक का मतलब उसके जैसा कोई और नहीं होता। तो अगर किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो वो यूनिक होता है। तो चैप्टर नंबर 3 में ज़्यादा कुछ फॉर्मूले हैं नहीं, थोड़े मोटे मोटे फॉर्मूले हैं। इसी के साथ हमने इस चैप्टर को थोड़ा सा रिविजन भी कर दिया है ना, क्योंकि इसमें फॉर्मूले तो ज़्यादा थे नहीं। अगर मैं बात करूँ तो आपका ऑर्डर था, ऑर्डर का फॉर्मूला था बेटा, हम बोल सकते हैं। फिर उसके बाद जो सिंपली आता है वो अपना ट्रांसपोज ही आता है, ट्रांसपोज निकालते कैसे हैं। और उसके बाद सिंपली आपका इनवर्स आ जाता है। तो उसके बीच में हमने टाइप ऑफ मैट्रिक्स भी डिस्कस कर लिए हैं फटाफट से। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर नंबर 3 का पूरा समअप। इसके बाद हम नेक्स्ट जो लेकर आएंगे वो लेकर आएंगे चैप्टर नंबर 4 की फॉर्मूला शीट। और हाँ, बहुत जल्दी हम एक छोटा सा क्विक रिवीजन भी स्टार्ट करने वाले हैं, वो बहुत जल्दी करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो फटाफट से फॉर्मूला रिवाइज करना चाहते हैं। और कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।